नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक बड़ा सवाल लेके साधना आया है। हमारी कोशिश रहती है कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करें जिससे सीधा सरोकार आम जनता का हो। इस सवाल पर भी सीधा सरोकार आम जनता का है। आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के कई लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, सावधानी रखें। ऐसे में क्या स्कूल खुलेंगे? और अगर ऐसे में स्कूल खुलते हैं तो कैसे, क्या सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा पाएगा? कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? दूसरा, जो शिक्षक पढ़ाने आते हैं उनका जो गाड़ियों से, बसों से, जो गाड़ियों से, दूसरों अन्य संसाधन से जो बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और वहां पढ़ते हैं, उस दौरान कैसे सुरक्षा के मापदंडों का पालन हो पाएगा? सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से प्रयास है कि अगर संभव हो सके तो हम स्कूल की पढ़ाई प्रभावित ना हो, हम उसको रोक के रखें। लेकिन क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्यों ऐसी बात नहीं आ पा रही है कि इन मुद्दों पर सब मिलकर चर्चा करें? क्या स्कूल खोलने के पहले सरकार निजी स्कूलों, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, प्रिंसिपलों के साथ बैठ के बात कर पाएगी? क्या उनके साथ बैठकर कैसे सुरक्षित हमारे जो भविष्य है, इनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है, कैसे किया जा सकता है? निजी स्कूल कह रहे हैं हम ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? हर बच्चे के पास क्या मोबाइल है, क्या स्मार्टफोन है जो ये कर पाएंगे? अगर ऐसा कर सकते हैं तो उसमें सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। हम सवाल तो पूछेंगे, मैं आज इसी मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग इस स्थिति में हैं कि वो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल को भी समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा? और यही हमारी कोशिश है कि कम से कम सरकार के आला अधिकारी, निजी स्कूल के लोग, दूसरे अन्य जो सरकारी स्कूल के लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, ये लोग कम से कम इस पर बैठकर चर्चा करें। चर्चा करने के बाद किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, किस तरीकों को हम कोरोना की तीसरी लहर, जो बच्चों की बात की जा रही है, उन तक आने से कैसे रोका जा सकता है? टीकाकरण चूंकि अभी बच्चों का शुरू नहीं हुआ है, अभी 18 के ऊपर के लोगों का हो रहा है। 18 के नीचे के जो छोटे बच्चे हैं, जो फर्स्ट में है, नर्सरी में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 10th 12th तक के बच्चों के साथ कैसे किया जा सकता है, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इसमें हमने बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे पालक और निजी स्कूल के संचालकों को बुलाया है। आइए हम सीधे उनसे आपको रूबरू कराएंगे और चर्चा का लब्बो-लुआब जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चूंकि शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्री सुभाष सक्सेना जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय कौशल जी हैं। विजय कौशल जी इंदौर से जुड़े हैं। आप विजय लक्ष्मी एकेडमी चलाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय कौशल जी। हमारे साथ इंदौर से ही एक पालक हैं, स्वाति यादव। स्वाति यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी, हम सबसे पहले सुभाष सक्सेना जी, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आपने इन मुद्दों पर हमारी पालक, बच्चे और शिक्षक जी, हम श्री आनंद पंड्या जी का भी स्वागत करते हैं। आनंद पंड्या जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। जी, आप नमस्कार। आप इंटरनेशनल स्कूल है आपका उज्जैन में, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। हमारी कोशिश है कि अगर स्कूल आने वाले समय में खुलते हैं, अगर स्कूल खुलेंगे तो उन स्कूलों में शिक्षकों की सुरक्षा का, पालकों जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा का, और उसके साथ जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? क्या सरकार ने बैठकर सारे लोगों से, पालक से, सरकारी स्कूल के शिक्षक, निजी स्कूल के संचालक, उनके शिक्षक, इन लोगों से बैठ के कुछ चर्चा की है या करना चाहिए? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप सभी का, अतिथियों का स्वागत है। और सबसे पहले सुभाष सक्सेना जी के पास आना चाहते हैं। सुभाष जी, आपने अभी मैंने जो बताया आपने सुना, क्या लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार को बैठकर बात करना चाहिए? क्योंकि स्कूल तो खुलना है आज नहीं तो कल, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम क्या है? हाँ, मेरा इस संबंध में ये कहना है कि सरकार को और सरकार के जो अधिकारी है, जो जिनके पास ये जिम्मेदारी दी गई है, उन लोगों से, समाज में अधिकारियों से, शिक्षकों से, स्कूल संचालकों से सबसे पहले बातचीत करना चाहिए। क्योंकि धरातल पर जो स्थिति है वो हम लोगों को मालूम रहती है और जो अधिकारी लोग रहते हैं उन लोगों को मालूम नहीं रहती है। अभी हाल ही में हम लोगों के पास ऐसे आदेश निर्देश आए हैं कि जिनके माध्यम से सबसे पहले ये निर्देश दिए गए हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। और एक नया शब्द आया है, पहले
हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से जो योजना चलाई थी, इस बार भी हमारा घर हमारा विद्यालय के नाम से हम चलाना है। लेकिन उसके बीच में एक नया शब्द आया है, मेंटल अर्थात मीडिएटर। हमें एक मीडिएटर, पिछली बार क्या दिक्कत आ रही थी कि बच्चों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे, इसके कारण से हम वहाँ तक अपने वो पहुँच नहीं पा रही थी पढ़ाई। तो इस कारण से इस बार हम लोगों को मेंटल ढूंढना है। मेंटल ढूंढकर पहले हम मेंटल को ढूंढेंगे, वो मेंटल को हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके बाद वो उनको बच्चों को देंगे। तो ये सबसे पहले ये काम शुरू हुआ है अभी तक। जी क्या सक्सेना जी, ये जो मेंटल वाली जो बात आपने कही, लेकिन स्कूल में बच्चा अगर आएगा, अभी कुछ मैंने हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ स्कूलों की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें बताया था कि ना तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है, सरकारी बजट में नहीं है, ना वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है, क्योंकि खुली छत के नीचे स्कूल लगते हैं, पानी में टपकती हुई छतों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में अगर स्कूल खोले जाते हैं, जैसा कि माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी की इच्छा है कि पढ़ाई प्रभावित ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि रूटीन में बच्चों का प्रभावित ना हो, लेकिन सुरक्षा भी हो, बीमारी से भी बचें, तो इसके लिए सर आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। वास्तव में सरकारी स्कूलों में, ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर इतना ज़्यादा सैनिटाइज और मुश्किल है। अभी काफ़ी तादाद में एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो एडमिशन में भीड़ के भीड़ आ रहे हैं, परंतु शासन ने निर्देश ज़रूर दिए हैं कि एक एक कमरे में 5-5 बच्चों को बिठाना है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो इन लोगों को मास्क लगा के आना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे सबसे बड़ी एक बात यह है कि ये जो स्कूल खोलने का जो मन बना रही है सरकार, वो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया जाए, शिक्षकों का और बच्चों का। उसके पहले, क्योंकि तीसरी लहर का जो सुन रहे हैं, सुनने में आया है कि बच्चों पे ज़्यादा असर होना है उसका, क्योंकि बड़ों पे तो वैक्सीनेशन ज़्यादातर हो गया है, लेकिन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इसलिए सबसे पहले बच्चों को वैक्सीन लगाना चाहिए, उसके बाद ही स्कूल के बारे में कुछ निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल सक्सेना जी, मैं विजय कौशल जी और स्वाति यादव जी के पास आऊंगा। उसके पहले आनंद पंड्या जी उज्जैन से। आनंद जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। आनंद जी, आप स्कूल संचालित करते हैं, मान लीजिए स्कूल खुलता है, स्कूल शुरू हो जाता है, तो उसमें सुरक्षा का आपके मन में क्या भय है? क्योंकि हर पालक, हमारे साथ स्वाति यादव भी जुड़ी हैं पालक के रूप में, वो भी आपसे बात करेंगी, लेकिन हर पालक ये अपेक्षा करता है कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे। तो अगर स्कूल खुलते हैं तो सुरक्षा का आप क्या उपाय सुझाव देंगे सरकार को, क्या करे सरकार? सर, सबसे पहले तो वैक्सीन ड्राइव को थोड़ा सा तेज किया जाए, जिसमें शिक्षकों का नंबर भी आना चाहिए पहले। जी, है ना? शिक्षकों को अगर वैक्सीन समय पर लग जाता है जी, तो यह समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। जी, ठीक है। जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी केस बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएंगे। जी, केस अगर अच्छे से कम हो जाते हैं तो हम भी बोलेंगे कि स्कूल खोला जाए। यदि केस कम नहीं होते हैं, जी, अगर केस कभी बीच में मतलब बढ़ते हैं या ऐसी कोई परिस्थिति होती है, तो हम खुद भी नहीं बोलेंगे कि स्कूल को खोला जाना चाहिए। जी, जी, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले। जी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ये सब समस्या नहीं है, जी, क्योंकि वहाँ डिस्टेंसिंग पर भी बिठाया जा सकता है बच्चों को, सैनिटाइजर का यूज भी किया जा सकता है, डिसइंफेक्टर भी यूज करते हैं हम लोग। जी, हाँ, और हमारा मैक्सिमम स्टाफ हमारा जो है वैक्सीनेटेड हो चुका है। जी। पंड्या जी, आप जैसा कह रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़ा स्कूल संचालित करते हैं और आप व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, लेकिन महानगरों के अलावा जो छोटी छोटी जगहों पे जो स्कूल हैं, वहां पर बच्चे तो 500-500, 1,000, 2,000 बच्चे हैं, लेकिन हाँ, छोटे छोटे एक मकानों में लग रहे हैं। यस यस, एक छोटी सी बिल्डिंग में वो स्कूल लगते हैं, और उन स्कूलों में मापदंड जो सरकार कह रही है, जो आपने कहा कि हम सर उसके लिए सर ये है कि सरकार को अपने लेवल पर जिला शिक्षा अधिकारी और इन लोगों को लेकर इनकी कमेटी बना करके और उनके अनुमति के साथ ही वो स्कूल खोले जाएं, जहां पर डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन हो रहा है वहीं खोले जाएं। अदरवाइज बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ समाज की भी सुरक्षा का खतरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक पीड़ित हजारों लोगों तक ये बीमारी पहुंचा सकता है, और एक स्कूल एक ऐसी जगह है
जहां बच्चे कितना ही सावधानी रखी जाए लेकिन बच्चों से असावधानी हो ही जाती है। तो आपका सुझाव पहला तो वैक्सीनेशन का है, दूसरा कमेटियां बना दी जाएं, आपका ये कहना है जो निगरानी जहाँ करें। पर भी स्कूल खोलना है वहाँ पर कमेटी बना दी जाए, जो कमेटी इस चीज को चेक करे। जी मतलब कमेटी की अनुमति के बाद ही स्कूल खोला जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं हमारे साथ एक पालक के रूप में स्वाति यादव जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पंड्या जी आप रुकिएगा, आपसे अभी हम बात करेंगे। जी जी स्वाति जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? स्वाति यादव इंदौर से। स्वाति जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अच्छा, विजय कौशल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी विजय कौशल जी, आप विजय लक्ष्मी एकेडमी संचालित करते हैं। जैसा अभी उज्जैन के एक मित्र ने जो बात कही है, आपको लगता है कि स्कूल अगर सरकार तय करती है कि स्कूल खुलना है तो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो स्कूल खुलने के बाद उनका सामना करना पड़ेगा? जैसे कि मेरे शिक्षक साथी ने बताया कि जी आपकी आवाज। जी जो जनता है उनका ही वैक्सीनेशन में काफी लेट हो रहा है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जी तो इसी वजह सरकार ने स्कूल खोलने का फरमान जारी कर दिया 15 जून से जी कि आप स्कूल खोलिए, उसमें एडमिशन लीजिए। जी 15 जून से जी आप 15 दिन के लिए एडमिशन लीजिए। मैं ये चीजें समझ नहीं पा रहा हूँ जी कि जब सरकार खुद 12वीं जैसी एग्जाम को सस्पेंड कर चुकी है, जी उसके बावजूद वो चाह रही है कि भाई अब बच्चे आए स्कूल में और वो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दे। जी तो ये दो तरह का रवैया समझ से परे। अब जी। रही बात दूसरी कि स्कूलों को कैसे खोला जाए, जी तो सर स्कूलों को खोलने के पहले ही सरकार ने एक विरोधाभास जी की एग्जाम नहीं होगी। जी अब हम जितने भी स्कूल वाले हैं इनको ये समस्या है कि जब वो 12वीं जैसे एग्जाम को पोस्टपोन कर रही है और दूसरी तरफ से वो बोल रही है कि आप एडमिशन शुरू कर दो 15 जून, तो 15 दिन के अंदर इसको खत्म जी। करें। तो ये विरोधाभास बिल्कुल जी समझ के बाहर है कि सरकार की मंशा क्लियर नहीं हो पाती जी कि वो करना क्या चाहते हैं, ओके कि स्कूल खोलना चाहते हैं या जी। स्कूल नहीं खोलना चाहते। जी नहीं 12वीं एक हाई एंड क्लास होती जहाँ के बाद बच्चा चला जाता है स्कूल में। जी। लास्ट ईयर जो हमने देखा था जी कि 12वीं जो एग्जाम हैगी वो ली गई थी। जी 10th को तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन 12th को लिया गया था, लेकिन इस बार उसको भी सस्पेंड कर दिया है। जी। उसके बावजूद स्कूल खुलने का ये एक फरमान हमें मिल चुका है कि आप एडमिशन लीजिए। जी तो जी इस बारे में सरकार की मंशा हमें क्लियर नहीं मालूम। जी कौशल जी, और एक बात जी हमारा प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और सारे अधिकारी लगातार देखते हैं और ये हमारा शो भी देखते हैं। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार के नुमाइंदों को? सर मैं सरकार से बस इतना चाहता हूँ कि जो 15 माह में जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को तो वेतन मिल रहा है, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को 15 माह से वेतन नहीं मिला है, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की संख्या अनुमानित नहीं आई है। और ऐसे कई स्कूल संचालक ने अपने स्कूल के अलावा भी दूसरे स्कूल संचालकों की ओर से बातचीत करना चाहता हूँ जी। सरकार की ओर से हमें किसी भी प्रकार के आर्थिक राहत पैकेज नहीं दिया गया, ओके। ना ही हमारा कोई किराए में जो हम रजिस्टर्ड करते उसमें कोई कमी पाई गई, ना ही कई स्कूल ऐसे जो बंद है लेकिन उसके बावजूद उनका बिजली का बिल लगातार 15 माह से आ रहा है। जी। तो स्कूल किराए में चलते लगभग इंदौर जैसे शहर में ही ये मान के चलिए सर 5000 स्कूल बंद हो चुके हैं। जी। इसका भी सरकार की तरफ से पता कराया जाएगा सर्वे की भाई आप बताइए कि स्कूल बंद है या चालू है। जी। हम सरकार से केवल इतना चाहते हैं यदि वो स्कूल खोल रहे हैं तो जी। कुछ ऐसी गाइडलाइन आज ही की तारीख में हमें बता दे। होता ही है कि एक माह बाद स्कूल को एक्सटेंड कर दिया जाता है जी। कि अब स्कूल का नंबर आएगा। हर संचालक ये सोचता है कि अब हमारे स्कूल का नंबर आएगा खोलने का, जी। लेकिन आज भी स्थिति है कि एक माह बाद वो उसको एक्सटेंड कर। आपके पास कोई मैसेज सरकार की तरफ से आया कि कब से खुलेगा स्कूल? मैसेज ये आया कि 15 जून से आप स्कूल खोल लीजिए ऑनलाइन एडमिशन के लिए। अच्छा। लेकिन स्कूल एडमिशन के लिए तो होता ही है सर। जी। क्लास कब से चलाने की बात करते हैं? जी। वो कब होगी वो अभी तक सरकार की तरफ से क्लियर नहीं आया। जी। और यही असमंजस पूरा साल पिछले बार भी बना रहा और आई थिंक इस साल भी मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से 12वीं की एग्जाम कैंसिल की गई है जी। उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी सरकार को आज ही की तारीख में बता देना चाहिए कि यदि स्कूल खुलता है तो ये इस तरह से खुलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, सस्पेंशन की स्थिति में ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम विजय जी आपके पास फिर आएंगे, आनंद जी हम आपके पास आएंगे, स्वाति यादव जी हमसे जुड़ी हुई हैं जी। तो अच्छा, तो आनंद जी आपने अभी विजय जी की बात सुनी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी जी, आपने अभी विजय जी की बात सुनी कि सरकार पहले से तय करके बताए कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि अगर एडमिशन की बात है, एडमिशन कराने के बाद बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है तो क्या बताना है कि कब से स्कूल खुलेगा, क्योंकि अभी सरकार ने खुद तय नहीं किया। थोड़ा सा मैं विजय सर की बात पर एक प्रकाश डालूंगा। सर का कहना था कि जब 12th की एग्जाम थी तब तो गवर्नमेंट ने स्कूल बंद करा दिया, एग्जाम नहीं लिया, अभी बोल रहे हैं कि खोलना है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क इसलिए है क्योंकि जब 12th की एग्जाम थी जी कौशल साहब, जी तब उस समय पर कोरोना पीक पर था जी हम चाहकर भी एग्जाम नहीं ले सकते थे। उस समय का एग्जाम का पोस्टपोन करना, टालना जी एक अच्छा अनुभव था, कहीं ना कहीं उसमें सुरक्षा रही है बच्चों की। जी हाँ, हालांकि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो बहुत हतोत्साहित हुए हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है, कंपटीशन वाले बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, जी वो बहुत दुखी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों की सेफ्टी के लिए वो वाला पॉइंट उस जगह पे सही था, जी या तो एग्जाम पोस्टपोन करना थी या एग्जाम नहीं लेना थी, जनरल प्रमोशन करना था। उस समय जरूरी था क्योंकि कोरोना पीक पर था। जी अब जबकि केसेस खत्म हो गए, जैसे हमारे उज्जैन में कल 2 केस थे, जी परसों 4 थे और उसके एक दिन पहले 0 थे। जी ठीक है, जी टोटल मरीज पूरे शहर में 80 हैं। जी ठीक है, जो रिकॉर्डेड है, जी जो ऑफ द रिकॉर्डेड होंगे वो लगभग 150 होंगे। जी तो जब 2 संख्या के अंदर मरीज आने लग जाए, 100 के अंदर मरीज, सारे उपचाररत मरीज मिलाकर अगर 100 के अंदर चल रहे हैं, जी तब उतनी रिस्क नहीं रह जाती है। जी तो सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि किश्तवार ही स्कूल खोले जाए, बारी बारी से पहले 9वीं से 9th से 12th तक का स्कूल खोला जाए जी और उसके बाद फिर मिडिल और उसके बाद फिर प्राइमरी पर जाएंगे। जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल दूसरा एक जो आप पूछ रहे थे वो निवेदन हम भी सरकार से करना चाहेंगे। जी। जैसे गुजरात सरकार ने कुछ रिबेट दिए हैं, जी उसी तर्ज पर जैसे हमारे यहाँ 2 साल से 1.5 साल से स्कूल नहीं लगा, शिक्षकों को जी। वेतन देने की हर स्कूल में समस्या है, जी। शिक्षकों की सैलरी पूरी नहीं हो पा रही है, जी। पेरेंट्स कुछ फीस दे रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं। जी उस जगह पर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कमर्शियल मीटर के हिसाब से जैसा आ रहा था वैसा ही आ रहे हैं। जी इंश्योरेंस बसेस के लग ही रहे हैं, रोड टैक्स वगैरह, इन सब चीजों में जहां गवर्नमेंट रियायत दे सकती है, थोड़ा सा शासन मदद कर सकता है बच्चों के लिए, वहां पर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम फिर से आएंगे आपके पास पंड्या जी। स्वाति जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। स्वाति जी, अभी हमारे सुभाष सक्सेना जी, विजय कौशल जी और आनंद पंड्या जी ने बताया कि आप स्कूल तो खोलेंगे लेकिन सुरक्षा का इंतजाम जो होगा उस पर सभी की चिंता है। तो आप एक माँ हैं, बच्चों को अगर भेजना है तो आप क्या अपेक्षा करती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और प्रशासन में बैठे सारे लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। आप बताइए क्या आप अपेक्षा करती हैं? स्कूल खुले लेकिन बच्चों की सुरक्षा से समझौता ना हो। जी सर, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं ये चाहती हूँ एक पेरेंट्स के तौर पे कि मेरा बच्चा, तो सभी बच्चे जो आए वो मास्क वगैरह पहन कर आए, जी स्कूल में उनकी पूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग का उनका ध्यान रखा जाए, जी और जितने भी वहाँ पर टीचर हैं जी वो सारे अगर वैक्सीनेशन उनका कंप्लीट हो जाए तो ये जी। बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। जी क्योंकि जो बच्चे हैं वो आप टीचर से ही कांटेक्ट में रहते हैं, जी उसके बाद बच्चे आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, जी। तो छोटे बच्चों को तो अभी वैक्सीनेशन हो नहीं सकता है, जी। तो उसके लिए हम यही करेंगे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग में बिठा के रखें। जी बाकी जो टीचर है अगर उनका वैक्सीनेशन अच्छे से हो जाए जी तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जी। ये जो अभी आनंद पंड्या जी ने जो बात कही, विजय जी ने जो बात कही, आपको लगता है कि सरकार चूंकि लंबे समय से स्कूल बंद थे और सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में जो हमारे शिक्षक हैं, जब शिक्षक सुरक्षित नहीं रहेंगे, आज बाकी सब जगह का तो इंश्योरेंस हो जाता है लेकिन ये शिक्षकों के साथ चूंकि उनको वैक्सीनेशन के साथ साथ उनको कोई ना कोई, जैसे सैलरी की बात करी, बिजली का बिल आ रहा है, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, बसों का किराया लग रहा है, ये सारी चीज़ों के पर भी सरकार को रियायत देना चाहिए। एक पालक होने के नाते आप जब अपने बच्चे की फीस जमा करने जाते हैं तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हाँ सर, ये तो होना चाहिए जी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जमा कर पाते हैं जी तो स्कूल के लिए भी तो थोड़ा सोचना पड़ता है। जी
कि मतलब स्कूल में भी तो ये ठीक है, ये सब चीजें लगी रही जी। है और ऑनलाइन क्लासेस लगती है स्कूल जी। में, जिससे हमारी बच्ची पढ़ती है तो हमने देखा उसे, उसने प्रॉपर ऑनलाइन में पढ़ा है अच्छे से। जी। तो टीचर्स ने सहयोग तो किया ही होगा जब भी बच्चों ने पढ़ा है, जी। तो उसके हिसाब से फिर होना चाहिए। जी। अगर मान लीजिए कुछ पालक कहते हैं कि फीस कम होना चाहिए, फीस में भी रिबेट देना चाहिए, लेकिन अगर निजी स्कूल के संचालक फीस बंद नहीं लेते हैं तो वो कैसे अपने जो शिक्षक हैं उनको सैलरी, अभी आनंद जी ने बताया कि सैलरी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, पिछले 2 सालों से इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और जब बच्चा नहीं जाता है तो फीस भी नहीं आती उतनी। तो आपको लगता है कि पालकों को फीस भी देना चाहिए और सरकार इनको स्कूल के संचालन में कुछ छूट दे? हाँ, फीस तो पेरेंट्स को देना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ रहा है। अभी ठीक है कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, जी। पर अगर स्कूल जाता तो एक पेरेंट्स फीस देता। आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपकी क्लासेस आगे बढ़ रही है, ऑनलाइन वो पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को फीस तो देना चाहिए। जी। कुछ लोग कहते हैं स्वाति जी, कुछ लोग आज हमारे रिपोर्टर्स ने जब बात करी तो कुछ लोगों ने ये कहा उनसे कि हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि सरकार गारंटी ले, जब शिक्षक की गारंटी नहीं ले रही है, इतने खतरे में शिक्षक आके पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो आप कितनी सहमत हैं? क्योंकि एक माँ होने के नाते हर पालक, हर माँ बाप इस बात के चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि अभी 100% शिक्षकों को टीकाकरण नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हाँ, तो ये मैंने पहले भी वही कहा था ना सर कि जैसे सारे टीचर्स का वैक्सीनेशन हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर हाँ वैक्सीनेशन नहीं होता है तो फिर बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं एक पेरेंट्स हूँ तो मैं अकेले अपने बच्चों को नहीं भेज सकती, और भी बच्चे आएंगे तो फिर वो अलग अलग, सभी लोगों की अलग अलग सोच रहती है। ऐसा कि अगर बच्चों के लिए अच्छी सुविधा हो जाए तो फिर किसी भी पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सब चाहेंगे भेजने के लिए भी अपने बच्चों को, क्योंकि कौन नहीं पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो। सभी चाहेंगे कि हमारे बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो, उनको स्कूल में सारी सुविधाएं मिल जाए। और अगर स्कूल बच्चे जाएंगे तो जैसे अगर बच्चे जाते हैं स्कूल में तो फिर वो फीस भी पेरेंट्स तो देंगे ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम एक बार फिर विजय जी के पास आएंगे। उसके पहले सुभाष सक्सेना जी के पास आ रहे हैं। सुभाष जी, आपने अभी स्वाति यादव जी की बात सुनी, विजय कौशल जी की बात सुनी, आनंद पंड्या जी की बात सुनी। आपको लगता है कि आज सरकारी स्कूल का जो शिक्षक है, जिसको सारी जिम्मेदारी दे दी गई, अभी सर्वे भी किया था, उसके साथ और बहुत सारे काम किए थे, और प्राइवेट स्कूल का भी शिक्षक, बहुत रिस्क है, अगर एक बच्चा भी कोई घर पे अगर इस स्थिति में आता है तो उस स्कूल में फैल सकता है और उस स्कूल से उनके घरों में फैल सकता है। तो इस पर सरकार को कोई ऐसा उचित निर्णय लेना चाहिए जो, जैसा पंड्या जी ने कहा कि उस समय और अब में कुछ अंतर आया है, सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। जी, इस संबंध में मैं थोड़ा सा अलग हटके एक बात बताना चाह रहा हूँ जी। शिक्षकों के संबंध में। जहाँ तक सरकारी स्कूल के शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में पूरे साल से, जब से फर्स्ट लहर जो आई थी और सेकंड लहर जो आई है, पूरे साल से कोई ना कोई कोरोना की ड्यूटी में शिक्षक काम कर रहा है। परंतु हमने लगातार, संगठनों ने, हमारे संगठन ने शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से लगातार उसे कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग लगातार करते आ रहा है, लेकिन आज दिनांक तक हमको वो नहीं मिला कोरोना योद्धा का दर्जा, और अनेक विभागों को मिल गया है, जबकि हमारे कम से कम ये लिखित में आंकड़ा है हमारे पास, कम से कम 2 से 2.5 हज़ार के बीच में पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षक खत्म हो चुके हैं। हमने पहले भी मांग करी थी कि जिस प्रकार फ्रंट लाइन वर्करों की तरह वैक्सीनेशन कराए टीचर्स को, जब टीचरों को वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगा रखी है, कोरोना की जांच में ड्यूटी लगा रखी है, घर से बुलाकर और वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए ड्यूटी लगा रखी है। जिलों में अंतिम संस्कार स्थल पर भी काउंट करने की ड्यूटी लगाई गई। हाँ, हद हो गई बात, ये तो हद हो गई कि मरघटों में भी टीचरों की ड्यूटी लगाई गई। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले शिक्षकों को यदि वैक्सीनेशन कर देते शिक्षकों को और उनके परिवार को, तो आधी समस्या स्कूल खुलने की तो वहीं खत्म हो जाती। क्योंकि और दूसरी बात, बच्चों को करना चाहिए, जिन बच्चों को हम स्कूल बनाना चाहते हैं सबसे पहले उनको करना चाहिए, मतलब नीचे से स्टार्ट करना चाहिए था। ये जो थोड़ा सा चेंज जो किया है वो भी ठीक नहीं है। और हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से वही जैसे पिछले साल हम लोग
5-5, 6-6 घर जो जाते थे पढ़ाने, अब जो क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे वैसे तो रहते नहीं, मजदूर वर्ग के रहते हैं, उनके बैठने की जगह नहीं रहती है और ना उनका कोई संसाधन रहता है, तो वही हाल होना है, मतलब औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं होना है। और अभी लगातार निर्देश वरिष्ठ कार्यालयों से चले आ रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और मेंटल ढूंढिए। अब मेंटल हम कहाँ ढूंढने जाएं, क्योंकि सभी गांव में तो सभी लोग बिना पढ़े लिखे होते हैं, सबके पास मजदूर रहते हैं। वो नहीं, मेंटर का अभिप्राय सरकार ने क्या है, उस मेंटर क्या है हमारे दर्शकों को, मीडिएटर का क्या मतलब हुआ? मीडिएटर की मीडिएटर हम हमारी जो सामग्री है, शैक्षिक सामग्री, उसको भेजेंगे मेंटल को, और वो मेंटल उनको बच्चों को जाके बताएगा। तो हर बच्चे का एक अलग मेंटल, मान लीजिए वो उनको नहीं देता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, वो मेंटल की जिम्मेदारी होगी जी, वो सरकारी कर्मचारी तो नहीं है। नहीं, वो कहेंगे कि आपने मेंटल सही नहीं ढूंढा। हाँ, या तो उस परिवार का व्यक्ति हो या आस पड़ोस का व्यक्ति हो, मतलब एक और नया काम दे दिया है। मतलब ये जो अधिकारी है, मैं मतलब कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सही है कि जो ऊपर से बैठे बैठे अधिकारी बंद कमरों में बैठकर ऐसी योजनाएं मनगढ़ंत कल्पना बना के और हम लोगों को भेज देते यहाँ नीचे, मतलब इसके धरातल पे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम। जी मध्य प्रदेश में अगर इस तरीके की व्यवस्था लागू की जाती है तो मुझे लगता है कि उसमें सरकार में बैठे माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और नौकरशाहों को इस पर तो चिंता करना जरूरी है कि उन बच्चों का क्या होगा जिसको कड़ी मेहनत के बाद लोगों की और नौकरशाह अधिकारी सरकार की कड़ी मेहनत के बाद कंट्रोल हुआ है कोरोना, और जिसमें इस लहर में बहुत सारे लोगों की जान गंवाई है। तो आने वाली चुनौती तो बहुत बड़ी है। हम एक बार फिर विजय कौशल जी के पास आना चाहते हैं। विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी विजय जी, जैसा अभी सक्सेना जी ने कहा और स्वाति जी ने कहा कि निजी स्कूल बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल तो कर ही रहे हैं, सरकारी स्कूल तो कर ही रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। भले बड़ा स्कूल है लेकिन सुरक्षा के, क्योंकि सारे लोगों का वैक्सीनेशन भी हो जाता है लेकिन उस बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उसके माँ बाप का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है कि वो स्कूल आए और आने के बाद अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया है, खाना खाते समय उसने मास्क उतार दिया है, हाथ से टच कर दिया है, तो कितनी फैलने की संभावना रहेगी? सर, मैं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जी कि उन्हीं के प्रयासों से मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर एकदम से कम हुई है जी, और प्राइवेट स्कूल जो है उनके जितने भी फैसले उसमें उन्होंने सहभागिता निभाते हुए उनके फैसलों को मान्य करा हुआ है जी। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से टीकाकरण की व्यवस्था करी है 18 साल से ऊपर के बच्चों, 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्तियों के लिए, तो ये बहुत एक सराहनीय प्रयास है और इससे काफी हद तक संक्रमण की दर कम हुई। अब मुद्दा आता है कि क्या प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बच्चों को प्रवेश मिले या न मिले। तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि बिना टीकाकरण के बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए। मैं इस बात से बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ कई मौतें देखी है जो हमारे मिलने वाले थे और रिश्तेदारों में काफी लोग कोरोना के संक्रमण से मारे गए और किसी भी, हमारा भी एक बच्चा है, सभी के बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि उनको इस तरह की बीमारी को होते हुए स्कूल में भेजने के लिए प्रयास किया जाए। मैं इसमें कतई मैं सहयोग नहीं करता हूँ कि बिना टीकाकरण के बच्चों को भेजा जाए। क्या सुझाव आपका, सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आपकी, क्या ऐसा करे सरकार, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, तो अभी इसी को कंटिन्यू रखा जाए ऑनलाइन क्लासेस को? सर बिल्कुल सर, इसी को कंटिन्यू रखा जाए और मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार के पास एक शिक्षा का बहुत बड़ा अमला है, उसको वो तरह तरह से कामों पे लगाता है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार ने नर्सरी से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उससे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का शिक्षा का कोई भी सहयोग नहीं है, उसकी तो क्लासेस भी बढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की हो चाहे सरकारी स्कूल की। सर किसी भी नर्सरी से लेके 5वीं तक जो बच्चा होता है 10 वर्ष की उम्र का, उसको मोबाइल को ऑपरेट करना नहीं आता है, जिसके पास ऑनलाइन मोबाइल है भी, तो इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे पिछले 15 महीने से
पढ़ाई नहीं किया है, ये जब आएगा तो शून्य होकर आएगा सर। तो ये हमारे बच्चों की बड़ी नींव, और जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल चलाते उनको पता है सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या इन्हीं क्लासों में पाई जाती है। और ये बच्चे पिछले 15 माह से बिल्कुल शून्य पे अटके हुए हैं। लास्ट ईयर 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 का तो क्लासेस हुआ भी है। 6, 7, 8 को हमने ऑनलाइन पढ़ाया है, 9 से लेकर 12 को हमने स्कूल में बुला के पढ़ाया है। लेकिन ये जो नर्सरी से लेके जो 5th तक बच्चे हैं, आरटी में एडमिशन नहीं हुए पिछले 2 साल से, अब जाके आरटी का भी नोटिस आया कि उसको एडमिशन चालू है। तो वो बच्चे जो ओवर एज हो गए हैं उनके लिए भी थोड़ी रियायत मिले सरकार की तरफ से। और आरटी का जो प्राइवेट स्कूल का जो फंड है 2019, 20, 21, इसके बारे में सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला है। यदि ये धनराशि प्राइवेट स्कूलों को यदि मिल जाता है तो उनके लिए कि ये बूटी का, संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्योंकि कई स्कूल बंद हो चुके हैं। तो उनको थोड़ा सा संजीवनी बूटी के तौर पे मिलेगा, जो सरकार की तरफ से आरटी के तहत हमें पैसा जारी होता। तो मेरी सरकार की ये भी मांग है कि आरटी के एडमिशन के साथ साथ इनकी पेमेंट की प्रोसीजर भी चालू की जाए। बिल्कुल विजय जी, इसके अलावा जो आपने 2 सुझाव दिए, सरकार के लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो स्वयं शिक्षा का स्तर बनाए रखने और बच्चों की बहुत चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री जी की तरह ही संवेदनशील हैं हमारे जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर निजी स्कूल और सरकारी स्कूल के सारे प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठाल कर नौकरशाह, एक बात सुभाष सक्सेना जी ने कही थी जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि बंद एसी कमरों में बैठकर नौकरशाह जो निर्णय कर लेते हैं और उसको थोप दिया जाता है, तो क्या इसमें आप सब स्कूल संचालकों की, सरकारी स्कूल के प्रतिनिधियों की और पालकों की, पालक स्वाति यादव जी हमारे साथ हैं, पालकों की भी इसमें सहमति लेकर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिसमें व्यवस्था, चूंकि ये 100 साल बाद महामारी आई है और इसने बहुत नुकसान किया है, तो इसमें कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहिए जिसमें समाज के हर वर्ग को राहत मिल जाए। सर, वास्तविकता ये है कि मैं इस बात से पार्शली सहमत नहीं हूँ सर जी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई बंद कमरे में एकदम से कोई फैसला ले लिया जाएगा जी। मैं ऐसा मानता हूँ सर, सरकार के पास सभी तरह की एजेंसीज होती है, उनके फीडबैक होते हैं जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी फीडबैक रहते हैं कि इस तरह से इसको चलायमान कीजिए। हो सकता है अगर कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए, लेकिन मैं सरकार के फैसलों से सहमतपूर्ण था। जहाँ तक बात आती है निजी स्कूलों को न खोलने की, तो सर इस बात के लिए आप भी मानेंगे क्योंकि आपका भी कोई रिलेटिव या पहचान वाला कोरोना से मौत का सामना किया है सर जी, और कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। मैं सरकार के कदमों की सराहना करता हूं कि भले ही वो बंद एसी कमरों में लिए गए निर्णय प्रतीत होते हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ सरकार के पास बहुत सारी एजेंसीज होती है जो उनको फीडबैक देती है जी। कुछ फैसले हो सकते हैं जो 1-2 दिन के अंदर लिए गए हो, उससे कुछ फर्क गलत गया हो मैसेज की भाई ये उनके हित में नहीं लिए, लेकिन जहाँ तक स्कूल शिक्षा की बात है सर, सरकार का फैसला बिल्कुल शुरू से स्कूल न खोलने का था। और ये कई हद तक यदि आप देखें मार्च अप्रैल के महीने में जब कोरोना अपना पीक पे बनाया हुआ था, तो ये काफी हद तक ये फैसले अच्छे रहे क्योंकि इससे काफी जनहानि को बचा है। आपने भी बीच में कहा यदि बच्चे आते हैं और यदि स्वाति यादव जो पेरेंट्स ने कहा यदि उनकी सुरक्षा सही से नहीं होती है तो वो घरों तक पहुंच जाएगा सर। और अभी तीसरी लहर जैसे कि बताया जा रहा है बच्चों के लिए, हाँ मैं यहाँ ये सुझाव जरूर सरकार को देना चाहता हूँ, यदि वो स्कूलों को ना खोले तो कुछ पढ़ाई का ऐसा तरीका निकाले जैसे कि वो बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट बांटती हैं, तो ऐसे कुछ नोट्स बना दे बच्चों के लिए जो परफेक्टली नोट एक टाइम चार्ट बना के भेजे, जैसा कि हर साल सरकार स्कूल शुरू होने से पहले हर प्रकार का टाइम चार्ट बनाती कि इस समय ये एग्जाम होगी, इस समय ये होगा। लेकिन अभी क्या है, कुछ पेरेंट कम्युनिकेशन गैप होने के कारण कुछ शहर छोड़ के चले गए हैं, कुछ इधर उधर चले गए हैं, तो उनके लिए एक टाइम चार्ट बना दे आज ही के तारीख में कि इस साल यदि नर्सरी में एडमिशन होते हैं या पहली में एडमिशन होते हैं या 5वीं में एडमिशन होते हैं तो वो बच्चे को इस तरह की पढ़ाई से सामना करना पड़ेगा और ये पढ़ाई इसको करना पड़ेगी। क्या होता है सर, हर महीने के दिन
हम लोग इंतजार करते कि हमारे स्कूल का नंबर आएगा कि अब कैसे खुलेगा, और वो नंबर नहीं आता है। और यही सोच के पेरेंट्स भी घर बैठ जाता है। और यही एक सबसे बड़ी समस्या हो गई कि जब पेरेंट्स को लगता है स्कूल नहीं खुलेगा तो हम फीस क्यों दें, और यही स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, सभी स्कूलों के लिए बन गई। क्योंकि स्कूल जिनके पास ऑनलाइन मोबाइल उपलब्ध है उसको तो शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो बच्चा क्या करे जिसके घर पे मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन वो नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसी संख्या 90% सर, 10% ही बच्चे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। 90% बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं उठा पा रहे। सरकार को इस बीच सोचना चाहिए, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि उन्होंने एक मीडिएटर बना दिया है। सर इससे समस्याओं का हल नहीं होगा, इससे समस्याएं बढ़ जाएगी। जैसे उन्होंने बोला ये बहुत टफ होगा कि किसी को मीडिएटर बना के उसकी पढ़ाई जारी रखेगा। इसके अलावा सर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जैसे सरकार बुक्स देती, मैं बोलता हूँ आप सरकार नोट्स दे दे बच्चों को, क्वार्टरली बेस पे नोट्स दे दे, हाफ ईयरली बेस पे नोट्स दे दे, और सरकार ये कह दे कि पेरेंट्स विद्यालय में आके वो नोट ले जा सकता है, और हर 3 माह में उसकी एग्जाम इस तरह से ली जा सकती है, टेस्ट ली जा सकती है। तो सर इससे पढ़ाई भी चालू रहेगी और बच्चों को संक्रमण का खतरा भी बच जाएगा। मैं सर यहाँ बात कर रहा हूँ नर्सरी से 8 के विद्यार्थी, 9th, 10th, 11th, 12th के विद्यार्थियों के लिए मेरा ये सुझाव है कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन रोटेशन बेस पे बच्चों को विद्यालय में बुलाया जाए, क्योंकि यहीं पे बच्चों को कई बच्चे सब्जेक्ट चॉइस करेंगे आफ्टर 10 जब रिजल्ट खुल जाएगा, लेकिन हम उसको विद्यालय में बुला के उसको समझा ही नहीं पाएंगे तो वो कैसे आगे पढ़ेगा। तो सर मैं चाहता हूँ कि 9th और 10th, 11th, 12th के लिए रोटेशन बेस्ड एक शिक्षा प्रणाली तय की जाए, जिसमें रोटेशनली बच्चों को बुलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकायदा मास्क पहन के सैनिटाइजर का पूरा इस्तेमाल है। बिल्कुल कोरोना प्रोटोकॉल। जी हाँ विजय जी, हम आनंद पंड्या जी के पास आएंगे, उसके पहले स्वाति यादव जी, अभी जैसा विजय जी ने कहा, स्वाति जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। जैसा विजय जी ने कहा अभी, एक हमारे कुछ पालकों ने ये कहा था और कुछ स्कूल के संचालकों ने भी हमारे रिपोर्टर से जब हमने इस मुद्दे पर आज चर्चा करी, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में हमारी टीम ने वहाँ के निजी स्कूल के संचालकों से बात करी और उनका सुझाव था कि सरकार हर घर में कम से कम, उनका ये मानना था कि एक छोटे कस्बे में भी कम से कम 1000 अगर घर हैं तो उसमें कम से कम 900 घरों में टीवी होती है। और अगर हम सीधे टीवी पर, जो शासकीय पाठ्यक्रम है हमारा, टीवी पर अगर ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दें कि वो बच्चा टीवी पर उसका पहली से लेके 8वीं तक की क्लासेस की मैथ पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट, ये हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो ये आपको क्या लगता है कि जो पालक और कुछ स्कूल के संचालकों ने कहा कि इस कोरोना काल में अगर बचना है तो कम से कम टीवी, लोग दिन भर घर में रहते हैं तो बच्चों को एक बैठने की एक सिस्टम बना रहेगा उनका, क्या लगता है आपको? हाँ जी सर, ये आप ठीक कह रहे हैं जी। हाँ, क्योंकि स्कूल तो ये है कि अगर स्कूल बच्चा जा रहा है तो फिर हमें पहले तो उसकी पूरी व्यवस्था होना जी, ये हमें ध्यान रखना है जी। पर अगर घर पे बच्चा है और वो टीवी के माध्यम से पढ़ रहा है या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहा है जी, तो इसमें बच्चा तो कम से कम पूरी तरह सुरक्षित है जी। और वहीं पर फिर पेरेंट्स को भी शांति है कि हाँ बच्चा उनकी आंखों के सामने है, पढ़ाई कर रहा है, मतलब सामने भी है, सुरक्षित भी है और पढ़ाई भी कर रहा है जी जी जी। इसमें क्या लगता है आपको कि सरकार को ऑनलाइन क्लासेस की परमिशन देना चाहिए? जैसा विजय जी ने कहा कि अभी छोटे बच्चों की क्लास को बिल्कुल चालू नहीं करना चाहिए, तो बड़े बच्चों को लिए वीक में 1 दिन का रखें। आनंद जी ने कुछ सुझाव दिए थे, तो आपको क्या लगता है कि कैसा स्कूल की व्यवस्था करें कि जो बच्चे हैं वो संक्रमण से भी बच जाएं और उनका, क्योंकि शिक्षा भी बहुत जरूरी है, वो भी प्रभावित ना हो? हाँ, इसमें तो मैं ये बोलना चाहूंगी सर कि जो बड़े बच्चे हैं अपने, उनके लिए स्कूल खोल दिया जाए जी, रोटेशन के लिए, जैसे कि विजय जी, कौशल सर ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत थी कि बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाए रोटेशन में जी। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन चलने दिया जाए, या जो आप बोल रहे हैं कि टीवी के माध्यम से पढ़ाया जाए, वो भी मुझे सही लगता है जी। तो इसमें क्या लगता है आपको कि अगर बहुत सारा, चूंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा देश है, हर तरह की अलग अलग भ्रांतियां भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के बारे में अभी कम से कम शिक्षा का, चाहे निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कम से कम ऑनलाइन क्लासों से बच्चे अपनी शिक्षा से जुड़े तो रहे। लेकिन दूसरी समस्या, अगर स्कूल खोलने का सरकार कहती है
तो आपका सरकार को क्या क्या सुझाव हैं, चूंकि सब प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरे देश में आपको देखा जा रहा है, तो क्या सुझाव देना चाहेंगी कि क्या करे सरकार? जैसा अभी विजय जी ने कहा, आनंद जी ने कहा, सुभाष जी ने बताया, क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? मैं यही सुझाव देना चाहूंगी कि जो टीचर्स हैं उन्हें वैक्सीनेशन उनका कंप्लीट हो जाए जी, है ना। उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत हद तक ये जो रोकथाम है वो बहुत हद तक हो जाएगी जी। और शासन को ये भी करना चाहिए कि मतलब बच्चों के लिए भी अब जल्द से जल्द अगर वो कुछ वैक्सीनेशन वगैरह का ले आए तो उससे तो फिर सारी वही खत्म हो जाएंगी, सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। सारे टीचरों का वैक्सीनेशन हो जाए, बड़े बच्चों के लिए आ जाए वैक्सीनेशन, तो वो भी बहुत अच्छा है। या ऑनलाइन के लिए कुछ सरकार और अच्छा निकाल दे, टीवी के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे बच्चा और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। क्योंकि बच्चों की थोड़ी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई है कि रिजल्ट भी अब जो है 10th का एग्जाम नहीं हुई है, 12th की एग्जाम नहीं हुई है, तो उससे जो एवरेज बच्चे हैं वो तो ठीक है, पर जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका तो अब रिजल्ट आने पे ही होगा कि क्या हो सकता है जी। क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों के साथ समस्या आई है, वो पढ़ने में ध्यान देते थे और पिछले 1.5 सालों से, लगभग 2 ही साल मान लिया जाए कि 2 साल से बहुत प्रभावित हो रही है शिक्षा, प्रभावित हुई है। सही है जी। तो अगर आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगी, सरकार के नुमाइंदों को, कि किस तरीके से करें? क्योंकि आपने एक टीवी वाला भी कहा कि ये उचित हो सकता है, इसमें निजी स्कूल अपना खुद का, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस पे सीधे उसको ऑन एयर करके, और जैसा ऑनलाइन क्लास होती है वही प्रारूप है टीवी का, लेकिन उसमें चूंकि सरकारी स्कूल का पाठ्यक्रम अलग है, निजी स्कूलों का हमारे यहाँ अलग अलग पाठ्यक्रम भी होता है, तो इसको लेकिन व्यवस्थित तो किया जा सकता है कम से कम। हाँ जी सर। जी, चलिए हम आनंद पांड्या जी के पास आते हैं। आनंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद पांड्या जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आनंद जी, अभी विजय जी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और सरकार इसमें कितना इस पर सहमति जताती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार जनता की आवाज सुनती है और जनता की आवाज पर आगे निर्णय भी लेती है। तो अगर कुछ ऐसे सुझाव आपके पास हों जिन सुझावों से निजी स्कूल सरकारी स्कूलों का पतन भी ना हो, क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों से रखरखाव के अभाव में स्कूल खुल नहीं रहे हैं, स्कूलों में लगातार नियमित रूप से आना जाना नहीं हो रहा है, तो बिल्डिंगें तो अव्यवस्थित हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन बिजली का बिल तो नियमित आएगा, आपको जो आपका प्यून है उसका वेतन तो देना है, शिक्षक का वेतन तो देना है, बाकी सारी व्यवस्थाएं तो आपको एज इट इज रखना है। तो क्या आप सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार क्या ऐसा करे कि शिक्षा का ये जो सेक्टर है, जो जनरल प्रमोशन की तरह जिस तरीके से बिना परीक्षा लिए पास कर दिए जाने के कारण, इस भीषण महामारी के कारण ये बहुत नीचे जा रहा है? सर, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कुछ जगह पर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह की कुछ 5-7 चीजें हैं कि जहां पर हमें छूट दी जाए। दूसरा, अगर स्कूल चालू करना है तो वैक्सीन ड्राइव को तेज करना होगा जी। और वैक्सीन ड्राइव में न सिर्फ टीचर बल्कि कंप्लीट स्कूल स्टाफ, वो जो ड्राइवर कंडक्टर बच्चे को लेने जा रहा है उसका भी वैक्सीन लगाना जरूरी है। गार्ड भी, सिक्योरिटी, प्यून भी, सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, दीदियां है, हर किसी का वैक्सीन अगर हो जाएगा तो फिर हमारे लिए रिस्क कम हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, फिर हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे जी। और क्या सुझाव है आपका कि सरकार में बैठे लोग जो इसको देखते हैं, जो सुनते हैं, उनके किस तरीके से, चूंकि आपके पास फाइनेंशियल एक आपने समस्या बताई थी जी सर, फाइनेंशियल समस्याएं तो है क्योंकि बिल्डिंगें रखरखाव तो मांगती हैं। जितने स्कूल संचालक हैं सबकी बसेस की बैटरियां पूरी खत्म हो चुकी है, 1.5 साल से बसेस खड़ी हुई है, सबकी बैटरियां खत्म हो चुकी है, वायरिंग चूहों ने काट डाली है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अर्थव्यवस्था में नुकसान तो हो रहा है स्कूल वालों को, पर अब चालू करना है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिबेट लेकर थोड़ा प्रशासन शासन मदद करे और थोड़ा हम सब मिलकर करें तो हो जाएगा जी। अगर सरकार में बैठे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हों, सुन रहे हों, और जो नीति निर्धारक हैं वो कम से कम, जैसा पंड्या जी, जैसा विजय जी और जैसा यादव मैडम ने कहा और हमारे सक्सेना जी ने कहा, अगर इसको सुनते हैं और इस पर निर्णय करते हैं तो कम से कम शिक्षा रीढ़ होती है प्रदेश के विकास की, और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की परिकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। तो उसमें अगर ये जो नींव है, रीढ़ है, यही कमजोर हो जाएगी तो कैसे चलेगा? इसको उठाने के लिए
सरकार को कुछ निर्णय तो करना पड़ेंगे। हम आनंद जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि सरकार आपको छूट दे देती है बिजली के उसमें, तो क्या जो पालक हैं, क्योंकि आप दूसरा पहलू भी देखें, स्वाति जी आपकी तरफ से मैं बात कर रहा हूं, दुकानें बंद हैं, किराने की दुकान बंद है, हमारे यहाँ जो बाकी सारे जो जितने भी प्रोफेशन थे वो सारे बंद हैं पिछले 3 महीनों से। पालकों के पास भी पैसा नहीं है, नौकरी छूट चुकी है। तो क्या जो हमेशा समय समय पर मांग होती रहती है कि निजी स्कूलों को भी कुछ हद तक छूट देना चाहिए, पालकों को भी? बराबर जी सर, जैसा आप बता रहे हैं वैसा जहां पिछले साल कुछ आवश्यकता थी तो छूट दी भी थी हमने, प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे न्यूज आई भी थी, उसमें छूट भी दी गई जहां पर जरूरत थी। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूला जा रहा है, केवल ट्यूशन फीस मांगी जा रही है। अब जब स्कूल रेगुलर चालू होगा तो बस फीस भी लगेगी और टर्म फीस भी लगेगी। तो जो चीजें लगेगी जिस समय पे जिनकी आवश्यकता, जब तक स्कूल चालू नहीं है आज भी शिक्षण शुल्क ही प्रभारी है जी। हाँ, सिर्फ शिक्षण मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक मीडियम सीबीएसई स्कूल की फीस जो सालाना 35-40 हजार रुपए के आसपास होती है, उसका शिक्षण शुल्क मेरे ख्याल से 25 हजार के आसपास होता है जी। तो अभी केवल और केवल सारे स्कूल शिक्षण शुल्क ही ले रहे हैं जी जी, ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं जी। और दूसरा हमारा भी उद्देश्य पैसा लेना नहीं, हमारा भी उद्देश्य ये है कि सैलरी निकल जाए जी और बच्चे पढ़ते रहे, बच्चों की शिक्षा में व्यवधान किसी प्रकार से ना हो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में भी अपने को खर्च तो लगता है, नेट से लेके नहीं, ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत सारे नए नए खर्चे हैं जी। और उसके अलावा ध्यान भी देना पड़ता है शिक्षकों के ऊपर। पूरा शिक्षक को जहाँ एक क्लास में शिक्षक बच्चे को आराम से पढ़ा रहा था, वही शिक्षक को ज्यादा टाइम देना पड़ता ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बिल्कुल ज्यादा समय देना पड़ता, क्योंकि हमारा हर शिक्षक, हमारे प्रदेश में हर शिक्षक उतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं है जी। हाँ, तो टीचर्स अपने आप में, ये अच्छी बात है कि वो खुद को अपडेट कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं उसके कारण उन्हें समय ज्यादा देना पड़ता है। जो पहले जो टीचर का वर्किंग था उससे ज्यादा समय देने के बाद भी टीचर जो है उसको पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है, ये वास्तविकता आज की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद जी। हमारे साथ सुभाष जी हैं और सुभाष सक्सेना जी ने बहुत सारी बातें, बहुत सरकार को सुझाव भी दिए। सुभाष जी, अब हम चूंकि इस चर्चा में सवाल तो पूछेंगे में हम आखिरी चरण में हैं, आपको लगता है कि सारे, आपने कहा कि हमें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए, 50 लाख रुपए का कम से कम इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स को, जैसे पुलिस को और जैसे नगरीय निकाय के लोगों को, चूंकि आपकी भी ड्यूटी लगती है और जान सबकी है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल का बच्चा स्कूल में आता है और आप सब लोगों को सरकार निःशुल्क कोरोना का वैक्सीन लगवा रही है, उसके बाद अगर किसी बच्चे के परिवार में उन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ये देखा, मैंने अभी शाजापुर की एक रिपोर्ट, एक उज्जैन की रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें टीचर गांव-गांव में जाके कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, अपने पालकों को समझा रहे हैं और वो दुत्कार रहे हैं, हमें नहीं लगवाना वैक्सीन, वो मना कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपके सामने डबल चुनौती नहीं होगी? जी जी जी, हम लोग भी गांव में जन जागरण का काम कर रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं, घर घर जाके हम लोगों की ड्यूटी लगी है, घर घर जाके हम लोगों को उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसके फायदे बता रहे हैं कि इसको वैक्सीनेशन करवाने से क्या होने वाला है जी। और इस संबंध में मैं कुछ और अलग से बात करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुकंपा कोविड-19 की एक योजना जो चलाई है जी, वो योजना जरूर चलाई है, लेकिन जो पहले अनुकंपा नियुक्ति के जो नियम थे सेम वो के वही है। उसमें मतलब जो सरलीकरण, हम लोगों ने ये सोचा था कि ये जो 2000-2500 लोग मारे गए हैं तो इन लोगों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा धरातल पे आके ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वही पुराने जो शर्तें थी पुरानी कि आपको पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, डीएड बीएड होना चाहिए, वो सब देखा जा रहा है। और ऐसे ही अनुग्रह राशि की जो है अनुग्रह योजना एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करी है, तो ये जब क्रियान्वयन होते टाइम बहुत परेशानी आ रही है लोगों को। तो आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इनको जो है थोड़ा सा शिथिल किया जाए, उनको उनके आश्रितों को लाभ देने की यदि मर्जी है शासन की, तो इनमें थोड़ा सा सरलीकरण किया जाए। ये है।
नहीं सुभाष जी, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर किसी के परिजन कोई शिक्षक एक्सपायर हो गए हैं, हाँ, और उनका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, तो उसको शिक्षक कैसे बनाया जा सकता है? वो कैसे पढ़ा लेगा बच्चों को? नहीं, पात्रता परीक्षा तो इसलिए जरूरी है, हाँ, कि वो कम से कम शिक्षित तो हो। नहीं, वो तो सही है। उसको दूसरे विभागों में नौकरी दी जा सकती है, हाँ, उसको क्लरिकल स्टाफ में दिया जा सकता है, हाँ, लेकिन अगर वो 8वीं की 10वीं की 12वीं के बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश पढ़ाना चाहता है और अगर उसको टीचर के रूप में बिना पात्रता परीक्षा के रख लिया गया अगर, तो वो कल का भविष्य क्या होगा? नहीं, ये उसके लिए जैसे पहले आपने देखा होगा टाइपिंग परीक्षा वगैरह होती थी कि अगले 3 साल बाद 3 साल में आप ये टाइपिंग परीक्षा पास कर लें, तब तक आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, पास कर लोगे तो आपको जो है परमानेंट करके और इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो इस टाइप से कुछ सरलीकरण किया जा सकता है जी। और जैसे कोई पढ़ाने लिखा नहीं है यदि तो उनको भृत्य के पद पर देना चाहिए जी। और जैसे अनुग्रह राशि का 5 लाख का घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदेश भी कर दिए हैं, लेकिन जब धरातल पे वो चीज आ रही है तो बहुत समस्याएं आ रही है। और उनके जो सर्टिफिकेट जो देखे जा रहे हैं, ज्यादातर सर्टिफिकेटों में कोरोना लिखा नहीं है, अब वो कोरोना मांग रहे हैं इसमें, जबकि वो कोरोना लिख के नहीं दे रहे हैं डॉक्टर लोग। तो ये भी, और जो शमशान घाट में जो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी कोरोना नहीं लिखा होता है, ना ही जो पंजीयन जो ऑफिस है वहाँ भी उसमें बीमारी का नाम नहीं लिखा जाता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को आ रही है जी। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और ये उन तक पहुंचता है, तो ये अपील है, कम से कम मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि यदि कोरोना मृत्यु हुई है और उसको 5 लाख रुपए मिल सकता है, तो फिर इतने सारे दांव पेच क्यों? उसको रोकने के लिए इतनी सारी समस्याएं क्यों? हाँ, आपका उद्देश्य हो सकता है कि गलत आदमी ना ले ले, लेकिन यदि कोरोना का इलाज हुआ है, वो अस्पताल में एडमिट रहा है और उसका कोरोना से मृत्यु हुई है, तो लिखकर देने में क्या समस्या है? कहाँ उसको मिलेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है, जैसा सुभाष जी कह रहे हैं, कि उनको सर्टिफिकेट पे पहले भी कभी नहीं लिखा जाता था, मृत्यु प्रमाण पत्र पे ये लिख के नहीं दिया जाता कि ये कोरोना से मौत हुई है, लेकिन उसका इलाज तो हुआ है, कोरोना का इलाज हुआ है। अगर कब्रिस्तान पर या अंतिम संस्कार स्थल पर उसका कोरोना की पूरी सावधानी रखते हुए अंतिम संस्कार हुआ है, तो उसको पर्याप्त माना जा सकता है। क्योंकि ये आम आदमी, देखिए मृत्यु तो हो चुकी है, उसका परिवार सफर कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी आप बहुत संवेदनशील हैं, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, तो ऐसे लोग जो भटक रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और कोशिश, स्कूल खुलेगा और स्कूल खुलने के बाद हमारे नौनिहालों का क्या होगा, हमारी कोशिश थी कि हम पालकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें, और हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए जो मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुभाष सक्सेना जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विजय लक्ष्मी एकेडमी इंदौर से श्री विजय कौशल जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से ही स्वाति यादव जी जुड़ी पालक के रूप में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आनंद पंड्या जी उज्जैन के इंटरनेशनल स्कूल के ऑनर हैं, आप जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में ही है, और इससे सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क लगा के ही बचाया जा सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम सावधानी रखें, और साधना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए साधना न्यूज़ पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।